गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। चलिए, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय के सर के द्वारा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिस्थिति संदर्भ के बारे में जो आज का विषय है, जो आज का चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परिस्थिति संदर्भ क्या होता है, दैट मीन्स एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्रतिक्षण का जो प्रतिक्षण सिद्धांत दिया वो किसने दिया, यानी ये जो सिद्धांत दिया है वो किनके द्वारा दिया गया है। तो यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो गिब्सन के द्वारा। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, गिब्सन के द्वारा। यानी गिब्सन ने ही 1966 में और 1979 में, यानी 1979 में, ठीक है, इन्होंने परिस्थिति के संदर्भ में बताया, उसके बारे में सिद्धांत दिया गिब्सन ने। ठीक है। तो सवाल आता है कि गिब्सन जो सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने कुछ तो कहा होगा। तो गिब्सन ने 1966 और 1979 में प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए एक प्रत्यक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी डायरेक्ट थ्योरी। कौन थ्योरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो डायरेक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग देख रहे हैं गिब्सन ने 1966 में और 1979 में प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए एक प्रतिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो जो सिद्धांत है उसी को कहा जाता है डायरेक्ट थ्योरी। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट थ्योरी। तो साफ साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि पारिस्थितिक संदर्भ, दैट मीन्स एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, प्रतिक्षण का प्रत्यक्ष सिद्धांत जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो गिब्सन के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए आप लोग, गिब्सन जो 1966 और 1979 में प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए एक प्रत्यक्ष सिद्धांत, दैट मीन्स डायरेक्ट थ्योरी का जो प्रतिपादन किया वो किस प्रकार किया, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आर्मी एयर क्रॉप्स, ये देखिए, ठीक है, आर्मी एयर क्रॉप्स। और ये देखिए फ्लाइट है, एरोप्लेन है। क्लियर हो गया, ये वाला देख लिए, समझ गए। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिब्सन जो थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें गिब्सन जो थे वो ऑफिसर थे। वो क्या थे, गिब्सन एक ऑफिसर थे। ठीक है। तो ये देखिए, जब गिब्सन ऑफिसर थे तो व्यक्ति के पटल पर पड़ने वाले, मतलब किसका ऑफिसर थे, तो हवाई जहाज का, एरोप्लेन का। ठीक है। तो व्यक्ति के पटल पर पड़ने वाले रोशनी काफ़ी संगठित तथा ज्ञानप्रद होता है, यानी इंफॉर्मेटिव होता है। यानी व्यक्ति के पटल पर पड़ने वाली रोशनी काफ़ी संगठित तथा ज्ञानप्रद होता है और उसे अर्थपूर्ण होने के लिए, क्या होने के लिए, अर्थपूर्ण होने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्या एवं विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसके द्वारा बताया गया था, तो ये गिब्सन द्वारा बताया गया था। ठीक है। व्यक्ति के संवेदी तंत्र, व्यक्ति का जो संवेदी तंत्र होता है, जो संवेदना वाला तंत्र होता है, पर्यावरण से मिलने वाले सूचनाओं से अच्छी तरह सुमेलित होता है। ठीक है, क्या होता है, पर्यावरण से जो सूचना मिलती है वो अच्छी तरह सुमेलित होता है।
अतः इसे अतिरिक्त मदद की जरूरत नहीं होती है। यह गिब्सन द्वारा कहा गया अपने सिद्धांत में। ठीक है। गठन प्रवणता दैट मीन्स टेक्सचर ग्रेडियंट तथा दृष्टि प्रभाव पैटर्न ऑप्टिकल फ्लो पैटर्न के संप्रदाय को किसने विकसित किया और कब किया। ठीक है। तो गठन प्रवणता दैट मीन्स टेक्सचर ग्रेडियंट तथा दृष्टि प्रवाह पैटर्न दैट मीन्स ऑप्टिकल फ्लो पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, का जो संप्रदाय है, का जो जानकारी है, उसके बारे में विकसित किसने किया और कब किया, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके बारे में बताया गिब्सन ने। किसने बताया? तो गिब्सन ने बताया। ठीक है। किसने बताया? गिब्सन ने बताया। तो क्या बताया इन्होंने कि 1950 के दशक में किसने विकसित किया? तो गिब्सन ने। और कब? 1950 के जो दशक था उस दशक में इन्होंने विकसित किया। यानी गठन, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप भी लोग, ध्यान दीजिएगा कि गठन प्रवणता दैट मीन्स टेक्सचर ग्रेडियंट तथा दृष्टि प्रवाह पैटर्न के संप्रदाय को किसने विकसित किया? तो गिब्सन ने। ठीक है। कब विकसित किया? तो 1950 के दशक में। अक्षिपटलीय प्रतिमा दैट मीन्स रेटिनल इमेज किसे कहा जाता है तथा यह क्या होता है? अक्षिपटलीय प्रतिमा किसे कहा जाता है तथा यह क्या होता है? ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अक्षिपटलीय प्रक्रियाओं का उत्पादन, अक्षिपटलीय प्रक्रियाओं दैट मीन रेटिनल प्रोसेसिंग का उत्पादन दैट मीन प्रोडक्ट जिसे अक्षिपटलीय प्रतिमा कहा जाता है। यानी अक्षिपटलीय जो प्रक्रिया होती है उसका जो उत्पादन होता है उसे अक्षिपटलीय प्रतिमा कहा जाता है। यह अपने आप में प्रत्यक्ष रूप उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं होता है। ठीक है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि यह अपने आप में प्रत्यक्ष रूप उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं होता है। क्लियर? गठन प्रवणता दैट मीन्स टेक्सचर ग्रेडियंट तथा दृष्टि प्रभाव पैटर्न यानी ऑप्टिकल फ्लो पैटर्न के संप्रदाय को विकसित, कॉन्सेप्ट को विकसित करने के पीछे किसका तर्क था तथा क्या तर्क था? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किसका तर्क था। तो वो तर्क था गिब्सन का। परंतु क्या तर्क था, इस बात पे भी जोर हम लोग डालेंगे। क्या था? तो हम लोग अक्षिपटलीय प्रतिमा को देखते नहीं है। अक्षिपटलीय जो प्रतिमा होती है वो देखते नहीं है, अतः उसके कार्य का वर्णन करने से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता है। यह बात गिब्सन द्वारा कहा गया। ठीक है। किसके द्वारा कहा गया? तो गिब्सन के द्वारा ऐसा कहा गया कि हम लोग अक्षिपटलीय प्रतिमा को देखते नहीं हैं, अतः उसके कार्य का वर्णन करने से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसका मतलब जो चीज को हम लोग नहीं देख पाते हैं उसका वर्णन हम लोग नहीं करेंगे क्या? ये तो हद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गठन प्रवणता तथा दृष्टि प्रवाह पैटर्न के संप्रदाय को विकसित करने के पीछे क्या मत था उसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी ले लीजिए। गिब्सन का क्या मत था कि दृष्टि प्रतिछन का आधार अक्षिपटलीय प्रतिमा नहीं होकर कुछ निश्चरों का सेट होता है, यानी इनवेरिएंट का क्या होता है? सेट होता है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो गिब्सन का द्वारा कहा गया। गिब्सन का क्या मत था दृष्टि प्रवाह पैटर्न और गठन प्रवणता के बारे में जो विकसित किए थे उन्होंने कॉन्सेप्ट को, उसके पीछे उनका क्या मत था, क्या तर्क था? तो गिब्सन का मत था कि दृष्टि प्रतिछन का आधार अक्षिपटलीय प्रतिमा नहीं होकर कुछ निश्चरों का सेट होता है। ठीक है।
अब देखिए इसके आलोचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गिब्सन व्याख्या नहीं करता है कि किस तरह से अच्छी पटलीय प्रतिमाओं को मस्तिष्क द्वारा विश्लेषित किया जाता है ताकि वे प्रदर्शन का आधार बन सके। यानी गिब्सन व्याख्या नहीं करता है कि, आलोचना दिया गया है कि गिब्सन नहीं बता रहे हैं कि किस तरह से अच्छी पटलीय प्रतिमाओं को मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है ताकि वे प्रदर्शन का आधार बन सके, बल्कि इसका सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में उपस्थित सूचनाओं के पैटर्न जो व्यक्ति उपलब्ध हो पाते हैं की व्याख्या करता है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। गिब्सन व्याख्या नहीं करता है कि किस तरह से अच्छी पटलीय प्रतिमाओं को मस्तिष्क द्वारा विश्लेषित किया जाता है ताकि वे प्रदर्शन का आधार बन सके, ठीक है, बल्कि इनका सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में उपस्थित सूचनाओं के पैटर्न जो व्यक्ति को उपलब्ध हो पाते हैं की व्याख्या करता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। आपका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। आप साइकोलॉजी है आपका सब्जेक्ट, आप इंटर के हैं, तो आपका सब्जेक्ट का जो चैप्टर है अगर वो मेरे चैप्टर से मैच कर रहा है, बहुत सारा हमने वीडियो डाल रखा है, लगभग 150 के आसपास, देख लीजिएगा। आप इंटर कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, आपका कौन सा चैप्टर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने डीपली पढ़ा रखा है। गिब्सन का मानना है कि रोशनी जो लाइट होती है, जो हमारे आंख में प्रवेश करती है, काफ़ी संगठित एवं संरचित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि रोशनी में इस तरह का संगठन क्षमता किस तरह से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, देखिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, यहाँ पे साउंड आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रूम में। चलिए हम आ गए हैं अपने बोर्ड के पास जहाँ पर हम पढ़ाया करते हैं। तो गिब्सन का मानना है कि रोशनी जो हमारे आंख में प्रवेश करती है काफ़ी संगठित एवं संरचित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि रोशनी में इस तरह का संगठन क्षमता किस तरह से उत्पन्न होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो बातों को। कहता है कोई वस्तु को जो हम देखते हैं, जब कोई वस्तु को हम देखते हैं, अगर वो वस्तु में अगर प्रकाश नहीं डालेंगे तो वो वस्तु का प्रकाश हमारे आंखों पर नहीं पड़ता है, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। क्लियर। तो वो जो होती है वो काफ़ी संगठित होती है और संरचित भी होती है। क्लियर। अब यह प्रश्न उठता है कि रोशनी में इस तरह का संगठन क्षमता किस तरह से उत्पन्न हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रोशनी जो हमारे आंख में प्रवेश करती है वातावरण के वस्तुओं से परावर्तित होती है, और इस रोशनी में इन वस्तुओं की सारे संगत सूचनाएं सम्मिलित होती है। यानी रोशनी जो हमारे आंख में जो प्रवेश करती है ना, वातावरण के वस्तु से परिवर्तित होकर, यानी वातावरण में पहले वस्तु में जाती है, वस्तु से हमारे आंख में आती है, तो वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी जो है सारे संगत सूचनाएं सम्मिलित होती है। जो आती है ना, तो उसमें संगत सूचनाएं जो है सम्मिलित होती है। चूंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, चूंकि वातावरण की वस्तुएं अपने आप में संगठित एवं संरचित होती है, और ठीक है, रोशनी का परावर्तन यानी जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी ऑर्डरली होता है, यानी क्रमबद्ध होता है। ठीक है, किस ढंग से, वो क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध रूप से होता है। अतः रोशनी में उन वस्तुओं के गुणों का संगठन जो होता है वो कैसे हो जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हो जाता है। संगठन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गिब्सन के अनुसार निश्चर किसे कहते हैं, इनवेरिएंट क्या होता है, किसके अनुसार, गिब्सन के अनुसार निश्चर दैट मीन्स इनवेरिएंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति देख लीजिए, ठीक है, एक व्यक्ति देख लीजिए, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। जब भी व्यक्ति किसी स्थान दैट मीन्स स्पेस में आगे बढ़ता जाता है तो यह पाता है कि दृष्टि क्षेत्र का पहलू परिवर्तित हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या पाता है कि दृष्टि क्षेत्र का जो पहलू है वो चेंज होता है, ठीक है, उसमें चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जबकि कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है, सही मायने में जो परिवर्तित नहीं होता है उसे ही निश्चर कहा जाता है, इनवेरिएंट कहा जाता है। समझ में आया? जो परिवर्तित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, उसे ही इनवेरिएंट कहा जाता है। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। जब भी व्यक्ति किसी स्थान में आगे बढ़ता है तो यह पाता है कि दृष्टि क्षेत्र का पहलू परिवर्तन हो रहा है, जबकि कुछ परिवर्तित नहीं होता है। जो परिवर्तित नहीं होता है उसे ही निश्चर कहा जाता है। अब देखिए, ये फ्लाइट चलाने वाले ड्राइवर हैं, पायलट हैं, उनको देख लीजिए, ठीक है। गिब्सन के अनुसार दृष्टि प्रवाह पैटर्न क्या होता है, दैट मीन्स विजुअल फ्लो पैटर्न। इसके बारे में आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, क्वेश्चन में हमने लिख रखा था। तो गिब्सन के अनुसार दृष्टि प्रवाह पैटर्न देख लीजिए, ठीक है। तो गिब्सन के अनुसार दृष्टि प्रवाह पैटर्न क्या होता है। दृष्टि क्षेत्र यह परिवर्तित लू तथा निश्चर पहलू के पैटर्न को दृष्टि प्रवाह पैटर्न कहा जाता है। दृष्टि क्षेत्र जो होता है, जो दृष्टि एरिया होता है, जो विजुअल एरिया होता है, का यह परिवर्तित लू और निश्चर, जो परिवर्तित लू होता है और जो निश्चर होता है, उसके पहलुओं को, पैटर्न को दृष्टि प्रवाह पैटर्न कहा जाता है, दैट मीन्स विजुअल फ्लो पैटर्न कहा जाता है। दृष्टि प्रवाह पैटर्न से हवाई चालकों को हवाई जहाज के बारे में क्या सूचनाएं मिलती है। समझ में आया आप लोग को? दृष्टि प्रवाह पैटर्न से हवाई चालक, दृष्टि प्रवाह पैटर्न जो होता है उसके द्वारा हवाई चालक जो होते हैं, मतलब जो चलाते हैं हवाई जहाज, उसको क्या सूचनाएं मिलती है इस पैटर्न के द्वारा, ठीक है। तो उनको दिशा का, गति का और ऊंचाई का ज्ञान हो जाता है दृष्टि प्रवाह पैटर्न के द्वारा। यानी पायलट लोग दृष्टि प्रवाह पैटर्न का जो इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा दिशा, गति और ऊंचाई का ज्ञान होता है, ठीक है। आगे बढ़े। गिब्सन के अनुसार प्रदर्शन किस प्रकार से होता है। अगर गिब्सन के माने तो जो मतलब ये जो प्रतिक्षण होता है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ये देख लीजिए गिब्सन को, ठीक है। इसके बाद गिब्सन के लिए प्रतिक्षण वातावरण को सक्रिय ढंग से, गिब्सन के लिए प्रतिक्षण क्या है, वातावरण को सक्रिय ढंग से खोजबीन करने, अपनी क्रियाओं को उसके साथ समायोजित करने से होता है, न कि वातावरण से मिलने वाले उद्दीपक को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने से होता है। ये गिब्सन के द्वारा कहा गया। तो गिब्सन के लिए प्रतिक्षण वातावरण को सक्रिय ढंग से खोजबीन करने, यानी वातावरण को जो है पॉजिटिव रूप से, सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से, ठीक है, खोजबीन करने, अपनी क्रियाओं को उसके साथ समायोजित करने से होता है, न कि वातावरण से मिलने वाले उद्दीपकों को निष्क्रिय रूप से सिर्फ ग्रहण करने से होता है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े, चलिए।
गिब्सन के द्वारा, किसके द्वारा, गिब्सन के द्वारा जो प्रतिछन की जो व्याख्या हुई, गिब्सन के द्वारा जो प्रतिछन की व्याख्या हुई तो किस प्रकार से हुई उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले वातावरण से मिलने वाले अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है, वातावरण से मिलने वाले अस्पष्ट सूचनाओं की व्याख्या करना हमें सीखना नहीं होता है, ये गिब्सन के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि वातावरण से मिलने वाले अस्पष्ट सूचनाओं की व्याख्या करना हमें सीखना नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अनुभूतियां प्रतिक्षण के लिए लाभदायक अवश्य होती है। अनुभूति जो होती है, ठीक है, प्रतिक्षण में जो अनुभूति है होती है वो क्या होती है, लाभदायक होती है। वस्तुओं के वातावरण में, किसमें, वस्तुओं के वातावरण में गति, दैट मीन्स मोशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, मोशन के माध्यम से किस तरह से उच्च क्रम निश्चर, दैट मीन्स हायर ऑर्डर इनवेरिएंट्स, इस तरह के गति से प्रतिक्षणकर्ता को ज्यामितीय सतह के संगठन, दैट मीन्स टेक्सचर, जैसे किनारा, इड्ज, निश्चित रूप से सीखना होता है। ये कौन बता रहे थे, तो ये गिब्सन बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि वस्तुओं के वातावरण में गति, दैट मीन्स मोशन के माध्यम से, किसके माध्यम से, मोशन के माध्यम से किस तरह से उच्च क्रम निश्चर, दैट मीन्स हायर ऑर्डर इनवेरिएंट्स, इस तरह के गति से प्रतिक्षणकर्ता को ज्यामितीय सतह के गठन, दैट मीन्स टेक्सचर, जैसे किनारा निश्चित रूप से सीखना आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद प्रतिक्षणकर्ता को अक्षीय पटलीय प्रक्रियाओं, जो प्रोसेस होता है, तथा प्रतिक्षणकर्ता को अक्षीय पटलीय प्रक्रियाओं को यानी के कारण कोना, दैट मीन्स कॉर्नर, उत्तलता तथा यानी कॉन्वेक्सिस तथा अवतलता, उत्तल और अवतल आदि का ज्ञान होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉन्केविटी के बारे में आदि ज्ञान होता है, यानी प्रतिक्षणकर्ता को अक्षीय पटलीय प्रक्रियाओं के कारण, किसको, प्रतिक्षणकर्ता को, जो प्रतिक्षण करते हैं उनको अक्षीय पटलीय, दैट मीन्स रेटिनल प्रक्रियाओं, प्रोसेस के कारण कोना, दैट मीन्स कॉर्नर जो होता है, उत्तलता तथा अवतलता आदि का ज्ञान होता है। गिब्सन के अनुसार सूचनाएं अस्पष्ट होती ही नहीं है। गिब्सन के अनुसार जो है उनके द्वारा क्या कहा गया कि सूचना जो होती है अस्पष्ट नहीं होती है, अगर होती है तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ये गिब्सन के द्वारा कहा गया, बताया गया। ज्यामितीय आकारों के ज्ञान पर गिब्सन ने सर्वाधिक बल किस पर डाला, यानी ज्यामितीय आकारों के ज्ञान पर गिब्सन ने सर्वाधिक बल किस पर डाला, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिक संदर्भ, दैट मीन्स इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो ये विषय है इस वीडियो का, में प्रत्यक्षणी स्थान तथा वस्तु, ठीक है, जो वस्तु होते हैं या परसेबल स्पेस के प्रदर्शन, दैट लेआउट को विशिष्ट रूप से समझने पर बल डाला गया। यानी पारिस्थितिक संदर्भ में, किसमें, पारिस्थितिक संदर्भ में प्रत्यक्षणी स्थान या वस्तु, ठीक है, के प्रदर्शन को विशिष्ट रूप से समझने पर बल डाला गया, ठीक है। यानी प्रत्यक्षणी स्थान या वस्तु के प्रदर्शन को विशिष्ट रूप से समझने पर बल डाला गया, और इसमें प्रदर्शन की विशिष्टता पर सर्वाधिक बल डाला गया। साथ में इसकी जो विशिष्टता होती है उस पर सर्वाधिक बल डाला गया।
क्लियर। अब देखिए एफोर्डेंस किस संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो एफोर्डेंस के संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया तो किसने किया, तो आपको पता है कि किसने किया। ठीक है, गिब्सन ने किया। तो गिब्सन ने जो प्रतिपादित किया, ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस प्रकार उनके अनुसार, मतलब गिब्सन के अनुसार, जिसके माध्यम से परावर्तित रोशनी में वातावरण की विशेषताओं को अधिक विशिष्ट करने के कार्य को सरल बनाने का प्रयास किया। यानी एफोर्डेंस के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो गिब्सन ने। इसके माध्यम से परावर्तित रोशनी में, जो रिफ्लेक्टेड रोशनी है, वातावरण की विशेषताओं को, किसको, वातावरण की जो विशेषताएं होती है उसको अधिक विशिष्ट, अधिक स्पेसिफिक, अधिक महत्वपूर्ण करने के कार्य को सरल बनाने का प्रयास इन्होंने किया, गिब्सन ने। तो एफोर्डेंस से क्या तात्पर्य है, जो एफोर्डेंस होता है उससे क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विशिष्ट वस्तु में, जब वस्तु विशिष्ट होती है, विभिन्न विशेषताओं या गुणों के एक बंडल से होता है। ठीक है, यानी विशिष्ट वस्तु में विभिन्न विशेषताओं या गुणों के एक बंडल से होता है। एफोर्डेंस क्या होता है, जो कोई वस्तु होती है ना, उस वस्तु में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है, तो उस विशेषता या गुण का जो एक बंडल होता है, उसी से एफोर्डेंस का संबंध है। इससे क्या होता है, व्यक्ति को, यहाँ पढ़ रहा है, व्यक्ति को कुछ विशिष्ट प्रदर्शन करने में, वातावरण में एक खास ढंग से आगे बढ़ने में मदद मिलता है। तो किसी वस्तु के गुणों के कारण ही ना उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एफोर्डेंस किसे कहा जाता है, वहां तात्पर्य समझे। अब किसे कहते हैं एफोर्डेंस, वो समझेंगे। एफोर्डेंस किसी चीज या वस्तु की विशिष्टता को या खास ढंग से, एफोर्डेंस जो है किसी चीज यानी कोई थिंग्स यानी कोई वस्तु की विशिष्टता को या खास ढंग से वातावरण में आगे बढ़ने में मदद करता है। कौन, एफोर्डेंस। यानी एफोर्डेंस जो है किसी वस्तु की जो विशेषता होती है, ठीक है ना, तो उस वस्तु की विशेषता को खास ढंग से वातावरण में आगे बढ़ने में मदद करता है। सच्चाई यह है कि परावर्तित रोशनी से, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, से जो निश्चर, यानी जो चेंज नहीं होता है, जो निश्चर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ निश्चरों को व्यक्ति धीरे धीरे स्वीकृत कर लेता है। जो निश्चर परावर्तित रोशनी से, जो निश्चर व्यक्ति को जो प्राप्त होता है, जो अचीव होता है ना, उनमें से कुछ निश्चर को व्यक्ति क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, परंतु कुछ को स्वीकार नहीं कर पाता है। सारा को स्वीकार थोड़े कर पाएगा, तो स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन जो स्वीकृत निश्चर है उसे ही कहा जाता है एफोर्डेंस कहलाता है, यानी एफोर्डेंस कहलाता है। जो स्वीकृत हो जाता है उसको, जो स्वीकृत नहीं होता उसको हम नहीं बोलेंगे एफोर्डेंस। बस समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एफोर्डेंस का मानसिक जिंदगी का पर प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब मानसिक जिंदगी जो है, यानी मेंटल लाइफ जो है हम लोग जो है, तो उसका एफोर्डेंस का मानसिक जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लियर। एफोर्डेंस मनुष्य में पाए जाते हैं। एफोर्डेंस जो है कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं, के कारण इनके प्रदर्शन में अपनी एक विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। ये जो एफोर्डेंस है, इसी के कारण जो मस्तिष्क में पाए जाते, मतलब मनुष्य में जो पाए जाते हैं,
इसी के कारण इनमें प्रतिक्षण में अपनी एक विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। प्रतिक्षण करते समय जिस सीमा तक हम लोग इस तरह के अफोर्डेंस से अवगत होते हैं, यानी कोई तो लिमिट होगा ना, तो जिस सीमा तक लास्ट, जहाँ जिस सीमा तक हम लोग इस तरह के एफोर्डेंस से अवगत होते हैं, यानी अफोर्डेंस से अवगत होते हैं, हम लोग अपने मानसिक जिंदगी को उचित ढंग से प्रभावित कर पाते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से मानसिक जिंदगी को उचित ढंग से प्रवाहित कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानसिक जिंदगी जो है उसके बारे में, मानसिक जिंदगी को उचित ढंग से प्रवाहित करने का अर्थ क्या हुआ। तो मानसिक जिंदगी को उचित ढंग से प्रभावित करने का अर्थ यह हुआ कि कुछ हद तक मन की अंतर्वस्तु, यानी मन का जो अंतर्वस्तु होता है, जो कंटेंट होता है, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र, दैट मीन्स परसेप्चुअल सिस्टम के स्वरूप से बाधित होता है तथा प्रभावित भी होता है, तथा क्या हो जाता है, वो प्रभावित भी हो जाता है। आगे बढ़े, यहां पर देखिए आनंद अभिव्यक्ति के बारे में इजार्ड, इसने इजार्ड 1971 द्वारा किया गया, उन्होंने अध्ययन में क्या कहा इजार्ड के द्वारा आनंद अभिव्यक्ति के बारे में। ठीक है, यानी ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन, ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में इजार्ड द्वारा 1971 में क्या कहा गया अध्ययन में। तो मानव आनंद, जो व्यक्ति होते हैं उनका आनंद अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन में सार्वजनिकता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूनिवर्सलिटी पाया जाता है। ठीक है, विभिन्नताओं के बावजूद सार्वजनिकता जो पाया जाता है, तो उसके भिन्नताओं के बावजूद आनंद अभिव्यक्ति समान ढंग से की जाती है। व्यक्ति में तो भिन्नता है कि नहीं है, भिन्नता तो है, इसके बावजूद भी क्या हो जाता है, व्यक्ति के विभिन्नताओं के बावजूद आनंद अभिव्यक्ति लगभग में समान ढंग से होती है। और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के द्वारा, जो अलग अलग संस्कृति के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के द्वारा आनंद अभिव्यक्ति के फोटोग्राफी की पहचान सही ढंग से की जाती है। अगर एक आनंद अभिव्यक्ति को दूसरे संस्कृति के लोग से या दूसरे लोग से दिखाते हैं तो उसका भी पहचान सही ढंग से हो जाता है। ये हुआ आनंद अभिव्यक्ति के बारे में इजार्ड ने बताया 1971 में। आगे बढ़े, आनंद अभिव्यक्ति के बारे में वासिला, ठीक है, 1978 में इस तथ्य की जांच किस प्रकार की प्रविधि से की। वासिला ने आनंद अभिव्यक्ति के बारे में सिर्फ इजार्ड ही नहीं किए थे, वासिला का भी नाम आता है, लेकिन इनका 1978 में आता है। ठीक है, तो जांच जो किया वो किस प्रविधि से किया, तो असाधारण प्रविधि के द्वारा उन्होंने किया। कौन प्रविधि, अनयूजुअल मेथड, जो यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रविधि में पेशेवर अभिनेताओं के चेहरे पर, कोई पेशेवर अभिनेता है, बहुत बड़े अभिनेता है, उनके चेहरे पर एक धीमी रोशनी लटका दिया गया और इनमें से कुछ विशेषताओं जैसे संवेग को दर्शाने वाले आनंद अभिव्यक्ति करने के लिए कहा गया। क्या करने के लिए, आनंद अभिव्यक्ति करने के लिए कहा गया। इस तरह की अभिव्यक्ति उन्हें एक अंधेरे कमरे में करना था। कहाँ पर करना था, अंधेरे कमरे में करना था, ताकि सिर्फ रोशनी ही स्पष्ट रूप से नजर आए। ठीक है, इस दृष्टि के फिल्म को प्रयोजक को दिखलाया गया। अब इस पूरा इसका पिक्चर बना दिया गया, मूवी बना दिया गया और इसको क्या किया, प्रयोजक को दिखलाया गया, जिन्होंने आनंद अभिव्यक्ति को सही पहचान करने में कठिनाई नहीं महसूस किया और उसके, हालांकि अभिनेता के चेहरे दृश्य विजिबल नहीं थे, फिर भी उसने पहचान लिया। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखा कीजिए। रिवीजन सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अगर आप रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो आप सब कुछ भूलकर बैठ जाइएगा। बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है। रहा बात जो एक्सटर्नल जो नॉइस आता है तो उसको इग्नोर करते हुए आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कटिंग्स 1977 द्वारा किस प्रकार का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? कटिंग्स के द्वारा उन्होंने जो प्रयोग किया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, परिस्थिति अस्पष्ट है। इसमें परिस्थिति क्या है? अस्पष्ट है। कहता प्रयोज्यों के शरीर के विभिन्न हिस्सों एवं संधि, यानी जो अलग अलग पार्ट होते हैं बॉडी का, उसमें जो ज्वाइंट एरिया होता है और अलग अलग हिस्सा होता है, उसमें धीमी रोशनी लगने के बाद अंधेरे कमरे में चलने के लिए कहा गया। उनमें एक धीमी रोशनी लगा दिया गया और बोला कि आप अंधेरे में चलिए बॉडी पार्ट में। इस परिस्थिति का फिल्म तैयार कुछ लोगों को दिखाया गया। पहले तो एक व्यक्ति को बोला गया कि आप अंधेरे कमरे में चलिए, उनका ज्वाइंट एरिया जितना जितना था, ठीक है, तो उनको बोला, मतलब हर ज्वाइंट एरिया में हल्का सा लाइट लगा दिया गया ताकि उसको मूवमेंट वगैरह के बारे में पता चल सके। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, चलते पुरुष के गति पैटर्न की चलने वाला व्यक्ति पुरुष था कि महिला अपने दोस्तों के विभिन्न चाल की पहचान करने में सफल हो पाया। अगर उसको दिखा दिया गया, इसका वीडियो फिर रिकॉर्ड किया गया और किसी को जब दिखाया गया ना, तो महिला चल रही है कि पुरुष चल रहा है ये भी बता दिया पहचान करके। ये कटिंग्स द्वारा बताया गया अपने प्रयोग में 1977 में परिस्थिति अस्पष्ट के बारे में। इन अध्ययनों से गिब्सन के कार्य को समर्थन प्राप्त होता है। मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र वातावरण के घूमते वस्तुओं में सूचनाओं को खींच निकालने में सक्षम होता है। इन अध्ययनों से गिब्सन के कार्य को समर्थन तो प्राप्त होता है, मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र वातावरण के घूमते वस्तुओं में सूचनाओं को खींच कर निकालने में सक्षम हो रहा है। ये ऐसा बताया गया कटिंग्स के द्वारा, वो भी कब? 1977 में। याद रखने वाली बात क्या है? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र विशेष तरह के गतियों से संस्वरित, यहाँ पर देखिए कुछ गलती लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ट्यून्ड होता है या होती है, क्योंकि इन गतियों की पहचान अनुकूली होता है, यानी एडेप्टिव होता है। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि मानव प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्र विशेष तरह के गतियों, दैट मीन्स मोटिव से क्या हो जाती है? ट्यून्ड होती है, क्योंकि इन गतियों की पहचान अनुकूली होता है, उसके अनुसार से होता है, अनुकूल होता है, एडेप्टेटिव होता है। ठीक है, गिब्सन के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जो सिद्धांत होते हैं वो क्या बताता है? ठीक है, तो दृष्टि प्रतिक्षण की जानकारी के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अक्षि पटलीय प्रतिमाओं, दैट मीन्स रेटिनल इमेज के स्वरूप से ही संतुष्ट होना पड़ता था। गिब्सन के प्रतिक्षण सिद्धांत द्वारा क्या बताया गया कि दृष्टि प्रतिक्षण की जानकारी के लिए, अगर आपको दृष्टि प्रतिक्षण की अगर जानकारी चाहिए, क्या चाहिए? जानकारी चाहिए, तो आपको अक्षि पटलीय प्रतिमाओं के स्वरूप से ही, ठीक है, यानी रेटिनल इमेज के स्वरूप से ही संतुष्ट होना पड़ता था। परंतु अब जो है गिब्सन से उजागर हो गया है। क्या हो गया है? उजागर हो गया है। गिब्सन के सिद्धांत से क्या उजागर हो गया है कि दृष्टि प्रतिक्षण के लिए वस्तुओं एवं धरातल से, ठीक है, दृष्टि प्रतिक्षण के लिए वस्तुओं एवं धरातल से उर्वरित रोशनी की खास ढंग से संगठित होना अनिवार्य है। ठीक है, उर्वरित रोशनी को खास ढंग से संगठित होना अनिवार्य है। यह किसके द्वारा बताया गया? तो यह गिब्सन के सिद्धांत के द्वारा बताया गया।
गिब्सन के प्रतिच्छन सिद्धांत की आलोचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने प्रतिच्छन में सूचना संसाधन दैट मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया और उसी प्रतिक्षण में मस्तिष्क की भूमिका को, दैहिक लेखा जोखा के महत्व को भी सीमित किया, इसलिए इनका आलोचना किया गया। तो इन्होंने प्रतिक्षण में सूचना संसाधन की भूमिका को नजरअंदाज किया और उसी प्रतिक्षण में मस्तिष्क की भूमिका का, दैहिक लेखा जोखा के महत्व को भी सीमित कर दिया और इनका आलोचना इसलिए हुआ। ठीक है, तो और भी आलोचना है। गिब्सन के संदर्भ के ख्याल से यानी पर्सपेक्टिव के ख्याल से संवेदन एवं प्रतिक्षण के बीच पाए जाने वाले हाफडिंग अवस्था भी, कौन अवस्था? हाफडिंग अवस्था भी तब महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी गिब्सन के संदर्भ के ख्याल से संवेदन एवं प्रतिक्षण के बीच जो हाफडिंग अवस्था जो पाया जाता है उस समय वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि इन सिद्धांत के अनुसार संवेदी तंत्रिकीय घटना दैट मीन सेंसरी न्यूरल इवेंट्स जो होता है, इवेंट्स वहाँ होगा, ठीक है, को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्रिकीय घटना में बदलने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? फिर से समझिएगा, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। गिब्सन के संदर्भ के ख्याल से संवेदन एवं प्रतिक्षण के बीच पाए जाने वाले हाफडिंग अवस्था भी तब महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इन सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तंत्रिकीय घटना को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्रिकीय घटना में बदलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लीजिएगा। एक ही तंत्रिकीय प्रक्रम दैट मीन्स न्यूरल मैकेनिज्म द्वारा, एक ही तंत्रिकीय प्रक्रम के द्वारा संवेदन एवं प्रतिक्षण दोनों की प्रक्रिया की व्याख्या हो जाती है। ऐसा गिब्सन के द्वारा मतलब जो बताए थे उनका आलोचना किया गया। ठीक है, और भी क्या आलोचना है उनका कि गिब्सन के संदर्भ के ख्याल से संवेदन एवं प्रतिक्षण के बीच पाए जाने वाले, गिब्सन के संदर्भ के ख्याल से संवेदन एवं प्रतिक्षण के बीच पाए जाने वाले हाफडिंग अवस्था तब भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इन सिद्धांत के अनुसार संवेदी तंत्रिकीय घटना जो होती है, सेंसरी न्यूरल इवेंट जो होता है, को प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तंत्रिकीय घटना में बदलने की जरूरत नहीं होती है। अभी पढ़ लिए थे हम लोग। अब कहता है यहाँ पे गिब्सन के सिद्धांत में कुछ समस्याएं हैं। गिब्सन के सिद्धांत में क्या है? कुछ समस्याएं हैं। गिब्सन ने प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए स्थापित एवं सत्यापित शब्दों तथा संप्रत्यय का उपयोग नहीं किया। गिब्सन ने प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए, किसका व्याख्या? प्रतिक्षण की व्याख्या करने के लिए स्थापित, ठीक है, एवं सत्यापित यानी प्रमाणित, ठीक है, तो स्थापित और प्रमाणित शब्दों तथा संप्रत्ययों का उपयोग इन्होंने नहीं किया। ठीक है, इसलिए इनमें समस्या पैदा हुआ। गोल्डस्टीन ने क्या बतलाया? गोल्डस्टीन ने बताया था 1984 में। इन्होंने क्या बतलाया कि यद्यपि तो गोल्डस्टीन ने बताया कि 1984 में कि यद्यपि गिब्सन ने यह दावा किया है कि गठन प्रवणता सभी समय उपस्थित रहता है, जबकि ये ऐसा संभव नहीं है। ये गोल्डस्टीन ने बताया 1984 में। यहाँ देखिए डायरेक्ट फोन नंबर आ गया 4, तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि गिब्सन का कार्य को एक पर्याप्त विश्लेषण माना जा सकता है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना था कि गिब्सन जो वर्क किए थे, जो काम किए थे, ठीक है, उसको एक पर्याप्त विश्लेषण यानी सफिशिएंट एनालिसिस
करके इसका उपयोग किया जा सकता है, माना जा सकता है इसको। और ये जो मार 1982 में इन्होंने अपने सिद्धांत में जिन निश्चरों को प्रस्तावित किया था उनके उपयोग एवं पहचान में होने वाली कठिनाइयों को जानबूझकर कम महत्व दिया गया, ऐसा मार ने बताया गिब्सन के बारे में कि जिन निश्चरों का जो प्रस्तावित किया गया था उनके बारे में जानबूझकर कम बताया है इन्होंने। ठीक है, ये मार का कहना था गिब्सन के बारे में। ठीक है, हाफ्ट, ठीक है, यानी हाफ्ट तथा हील। हाफ्ट ने 1982 में और हील जो था 1979 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि गिब्सन ने अपने सिद्धांत में मूल्य सिद्धांत प्रक्रिया को महत्वहीन बतलाया है। यह हाफ्ट और हील ने कहा कि अपने अपने सिद्धांत में इन्होंने अलग अलग बताया था, लेकिन इन्होंने बताया था 1982 में और हील ने बताया था 1979 में कि गिब्सन ने अपने सिद्धांत में मूल्य सिद्धांत प्रक्रिया को महत्वहीन बतलाया है। और मार ने अपने सिद्धांत में जिन निश्चरों को प्रस्तावित किया था उनके महत्व को कम कर दिया गया, ये बता चुके थे। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। हमारा चैनल जो है साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।